डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको महालानोबिस मॉडल के अंतर्गत द्विक्षेत्रीय मॉडल का अध्ययन कराया और आज जो हम अध्ययन करेंगे वह अध्ययन 4 क्षेत्रीय मॉडल का अध्ययन करेंगे। लेकिन अध्ययन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं। इसके साथ ही मैं ये जो नोट्स तैयार करता हूँ यह नोट्स आपके लिए नेट के पर्पज़ से, आईएएस के पर्पज़ से, आईपीएस के पर्पज़ से, पीसीएस, आरएएस या डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप की जो प्रशासनिक परीक्षाएं हैं उनके लिए भी मैं यह नोट्स तैयार करता हूं। इसके साथ ही यह नोट्स बीए, एमए, बीए ऑनर्स, एमए ऑनर्स, बीएससी एजी, एमएससी एजी वालों के लिए यह नोट्स भी हैं। और इसके साथ ही चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोफेसर पीसी महालानोबिस का 4 क्षेत्रीय मॉडल यानी द 4 सेक्टर मॉडल ऑफ प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। प्रोफेसर पीसी महालानोबिस के या प्रोफेसर पीसी महालानोबिस ने द्विक्षेत्रीय मॉडल का विस्तार कर 4 क्षेत्रीय मॉडल प्रस्तुत किया। 4 क्षेत्रीय मॉडल के आधार पर प्रोफेसर महालानोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया। मॉडल में वर्णित विस्तृत उपकरणों के संयोजन का मुख्य उद्देश्य विकास से संबंधित रोजगार के पक्ष थे। विशेष रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में अतिरिक्त श्रम शक्ति का अवशोषण किस प्रकार से हो मुख्य समस्या थी। प्रोफेसर महालानोबिस ने द्विक्षेत्रीय मॉडल का विस्तार कर इसे 4 क्षेत्र में रूपांतरित करने के लिए उपभोग वस्तु क्षेत्र C1 को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। अब देखिए, यह मैं आपको समझाने से पहले इसके जो सिंबल हैं उन सिंबल के बारे में आपको अध्ययन करा देता हूँ, फिर आपकी समझ में यह पूरा ही 4 क्षेत्रीय मॉडल आ जाएगा। तो देखिए, C इक्वल टू क्या है, तीनों का सामूहिकरण यानी C1, C2, C3 का सामूहिकरण C इक्वल टू। इसके बाद जो मैंने C1, C2, C3 दिखाए हैं अलग अलग भी बता देता हूँ। C1 इक्वल टू क्या होता है, फैक्ट्री उपभोक्ता का उद्योग। फैक्ट्री उपभोक्ता, फैक्ट्री उपभोक्ता वस्तु उद्योग। नेक्स्ट है C2 इक्वल टू उपभोक्ता वस्तु उद्योग, उपभोक्ता वस्तु उद्योग यानी इसमें कृषि उत्पाद शामिल थे। कृषि उत्पाद शामिल थे या हैं।
नेक्स्ट C3 और C3 इजिकल टू होता है सेवाएं, और इन सेवाओं के अंतर्गत है जैसे चिकित्सा, कॉमा शिक्षा, शामिल हैं। इसके बाद K, और K इजिकल टू है, यानी K इजिकल टू विनियोग वस्तु के क्षेत्र, विनियोग वस्तु के क्षेत्र। नेक्स्ट है लैम्डा S इजिकल टू विनियोग के अंश, विनियोग के अंश। इसके बाद बीटा S इजिकल टू उत्पादकता गुणांक, उत्पादकता गुणांक या उत्पादन या उत्पाद पूंजी अनुपात। नेक्स्ट आता है थीटा S इजिकल टू पूंजी श्रम अनुपात, पूंजी श्रम अनुपात। इसके बाद जो पॉइंट आता है वह है R इजिकल टू आय में वृद्धि की दर, आय में वृद्धि की दर। इसके बाद आता है N, और N इजिकल टू है रोजगार में वृद्धि की दर। अब देखिए 4 क्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत ये जो सिंबल हैं, इन सिंबलों का हम उपयोग करेंगे। यानी सी कंबाइंड है, जिसके अंतर्गत C1, C2, C3 ये तीनों ही, C1 में फैक्ट्री उपभोक्ता वस्तु उद्योग आते हैं, C2 के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तु उद्योग जिसमें कृषि उत्पाद शामिल हैं, और C3 के अंतर्गत सेवाएं हैं जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरह की जितनी भी सेवाएं हैं उन सभी को इसमें शामिल किया है। तीनों का कॉम्बिनेशन C है। इसके बाद K, और K क्या है कि विनियोग है। क्या है? विनियोग। किसका विनियोग है? यानी वस्तु के क्षेत्रों का। इसके बाद लैम्डा S, और लैम्डा S इजिकल टू है विनियोग के अंश। बीटा S इजिकल टू उत्पादकता गुणांक या उत्पादन पूंजी अनुपात है। इसके बाद थीटा S इजिकल टू पूंजी श्रम अनुपात है। R इजिकल टू आय में वृद्धि की दर, और N इजिकल टू रोजगार में वृद्धि की दर। यह है। अब देखिए, मैंने अभी कहा कि प्रोफेसर महालानोविच ने द्विक्षेत्र मॉडल का विस्तार कर इसे 4 क्षेत्रों में रूपांतरित करने के लिए उपभोग वस्तु क्षेत्र यानी C को, किसको? C1 को 3 घटकों में विभाजित किया या विभक्त किया। तो देखिए 3 घटक कौन कौन से हैं? तो चलिए अब इसे मैं हटा लेता हूं और उन तीनों क्षेत्रों का या तीनों घटकों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, नंबर 1 इसके अंतर्गत आता है, वह है फैक्ट्री उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र।
क्या है? फैक्ट्री, उपभोक्ता, वस्तु, क्षेत्र, जो मैंने आपके समक्ष लिखा था, यानी द फैक्ट्री कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, और इसको हम C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड इसके अंतर्गत आता है, वह है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। उपभोक्ता वस्तु उद्योग, और उपभोक्ता वस्तु उद्योग जिसे हम कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं, और जिसमें क्या क्या शामिल है मैंने आपके समक्ष निकाला था, यानी कृषि क्षेत्र शामिल किया गया, और इसे हम C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है वह तीसरा है सेवाएं। सेवाएं यानी सर्विस, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि सम्मिलित थे, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C3 से। अब देखिए, उपर्युक्त तीनों का सामूहिकीकरण कर दें, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 इजिकल टू C, यानी C1 C2 C3 इजिकल टू C, या इस तरह से भी कर सकते हैं कि C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये भी कर सकते हैं। उपर्युक्त तीनों का सामूहिकरण करने पर C क्षेत्र के अधीन किया गया, जबकि विनियोग वस्तुओं के क्षेत्र यानी K में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। उपभोग वस्तु के क्षेत्र के विभाजन के पीछे प्रोफेसर महालानोविस का उद्देश्य एक नए चर रोजगार की प्रस्तावना थी, जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए पूंजी श्रम अनुपातों के प्राचलों यानी पैरामीटर्स के अंतर्निहित था। शुद्ध विनियोग के द्वारा चारों में से किसी भी क्षेत्र का विस्तार संभव हो सकता था। अतः चार भिन्न आवंटन प्राचल यानी 4 सेपरेट एलोकेशन पैरामीटर, जिसे मैंने लैम्डा S से रिप्रेजेंट किया था, या विनियोग के अंश फ्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसे नियोजन अधिकारी के विवेक के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित किए जाने तय हुए। प्रत्येक क्षेत्र में विनियोग की उत्पादकता के परिकलन हेतु 4 उत्पादकता गुणांकों यानी बीटा S या उत्पादन पूंजी अनुपात के विभिन्न क्षेत्र हेतु निर्दिष्ट किए। आवंटन प्राचलों से संबंधित पूंजी श्रम अनुपात यानी कैपिटल लेबर रेशियो, जिसे मैंने थीटा S से प्रदर्शित किया था, यह प्रति संलग्न व्यक्ति द्वारा चाहे जाने वाला शुद्ध विनियोग है, जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि एक विशिष्ट क्षेत्र में अवशोषित हो जाने वाले श्रमिकों की संख्या ज्ञात हो सकती है, जब यह ज्ञात हो कि प्रत्येक क्षेत्र में विनियोग की मात्रा क्या है। अब देखिए, प्रोफेसर PC महालानोविस ने यह भी माना है, तो क्या माना देखिए। नंबर 1,
उत्पादकता गुणांक, उत्पादकता गुणांक स्वतंत्र होता है, उत्पादकता गुणांक स्वतंत्र होता है पूंजी श्रम, पूंजी श्रम अनुपातों, और पूंजी श्रम अनुपात क्या है, अनुपातों के, यानी थीटा क्या है, एस, थीटा एस है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है नियोजन की अवधि में, यानी दूसरा नियोजन की अवधि में सापेक्षिक कीमत परिवर्तन, सापेक्षिक कीमत परिवर्तन। अब देखिए सापेक्षिक कीमत परिवर्तन जो मौजूद नहीं होते हैं। इसके बाद तीसरा जिसमें पॉइंट आता है, यानी थर्ड, और थर्ड पॉइंट है आपका राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, वृद्धि दर रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय यानी लाइनर होती है। अब चौथा इसमें एक पॉइंट और आता है, और वह है उत्पादन फलन काव डगलस प्रकार का है, पैमाने के स्थिर प्रतिफलों के अधीन है। इसके बाद आता है द्वितीय या दूसरी पंचवर्षीय योजना के दो आधारभूत उद्देश्य। अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दो आधारभूत जो उद्देश्य थे वह क्या क्या थे, तो चलिए प्रोफेसर महालानोविस ने 4 क्षेत्र मॉडल की संरचना, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के 2 आधारभूत उद्देश्यों से संबंधित की। अब वह जो 2 आधारभूत उद्देश्य थे वो कौन कौन से थे, तो नंबर 1 आय में वृद्धि की दर, यानी नंबर 1 आय में वृद्धि की दर, अभी मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, आर से। तो आय में वृद्धि की दर आर, जिससे दूसरी योजना में 5%, कितना, 5% वार्षिक नियत किया गया था। सेकंड इसमें पॉइंट आता है, और वह है रोजगार में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, जिसे हमने एन से रिप्रेजेंट किया था, जिसके अधीन दूसरी योजना अवधि में 11 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार मिल सके। यह इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 2 मूलभूत उद्देश्य थे। रोजगार वृद्धि में या रोजगार वृद्धि से आशय है कि नई नौकरियों के अवसर जो नियोजित विनियोग व उत्पादन के परिणाम स्वरूप सृजित होंगे। अब देखिए मॉडल की संरचना क्या है, तो चलिए अब मॉडल की हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। देखिए
मॉडल की सैद्धांतिक संरचना क्या है? संरचना। अब देखिए इसकी सैद्धांतिक संरचना क्या है, यानी थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 सेक्टर मॉडल। जो 4 क्षेत्रीय मॉडल है उसकी जो सैद्धांतिक संरचना है वह क्या थी? तो देखिए 4 क्षेत्रीय मॉडल की सैद्धांतिक संरचना निम्नलिखित समीकरणों पर आधारित थी। और वह क्या, कौन कौन से समीकरण थे? नंबर 1, संख्यात्मक सुविधाओं हेतु क्या? संख्यात्मक सुविधाओं हेतु यदि क्या है? यदि I इजिकल टू k 1 2 3 या I इजिकल टू k और C1 C2 C3, यदि लैम्डा I इजिकल टू प्रत्येक क्षेत्र को आवंटित विनियोग के भाग के लिए I इजिकल टू k, यानी I इजिकल टू k 1 2 3 अतः समीकरण 1 को, अब देखिए समीकरण 1 क्या होगा? लैम्डा k प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इजिकल टू 1। यह आपका पहला समीकरण है, द्वारा प्रकट किया जाता है, जहां लैम्डा के, यानी जहां लैम्डा k इजिकल टू क्या है? 0.33। इसे एक समय अवधि में वृद्धि की दशाओं हेतु स्थिर माना गया है, यानी कांस्टेंट माना है कि लैम्डा के की जो वैल्यू है 0.33 ही रहेगी, इससे ना आगे होगी ना पीछे होगी। अतः लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इजिकल टू क्या होगा? 0.6 और 0.67, जहां लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 नियोजनकर्ता के चुनाव के आधार पर तीनों क्षेत्रों में मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। और 3 क्षेत्र कौन कौन से थे? C1 C2 और C3। अतः समीकरण 1 कुल विनियोग I को योजनाबद्ध में सूचित करता है, जो एक स्थिर राशि है। यदि NI इजिकल टू प्रत्येक क्षेत्र, यानी I इजिकल टू k 1 2 3 में रोजगार प्राप्त अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या हो, तब इक्वेशन क्या होगा? तो देखिए तब इक्वेशन होगा, यानी इक्वेशन जो समीकरण है वो दूसरा क्या होगा? देखिए n इजिकल टू n के
प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3, यह आपका दूसरा समीकरण होगा। अब देखिए, यह जो दूसरा समीकरण है वह यह है, जो दूसरी योजना अवधि में रोजगार की संरचना के सृजन को बताता है। क्या बताता है? N। योजना अवधि में रोजगार की कुल अभिवृद्धि यानी जो निर्माण है वह क्या है? 11 मिलियन के बराबर है। यह एक स्थिर राशि है। कैसी राशि है? स्थिर। तो मैंने आपके समक्ष दो समीकरण तो निकाल दिए हैं। आप देखिए तीसरे समीकरण को देखते हैं। यदि थीटा आई पूंजी श्रम का अनुपात प्रत्येक क्षेत्र में यानी I = K 1 2 3, अतः समीकरण 3 का समुच्चय यह प्रदर्शित करता है कि किसी क्षेत्र में योजना अवधि में अतिरिक्त रोजगार बराबर होगा इस क्षेत्र में कुल विनियोग लैम्डा आई के किसके? लैम्डा आई और आई, जिसे थीटा आई, इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? थीटा आई से। थीटा आई से भाग दे दिया जाए या भाग दे दिया जाता है तो थीटा आई इस विशेष क्षेत्र में तकनीक प्राचलों यानी टेक्नोलॉजी पैरामीटर्स है। इस प्रकार समीकरण 3 का जो समुच्चय है यानी इस प्रकार समीकरण 3 का समुच्चय क्या होगा? लैम्डा आई या एन आई से संबंधित। अब देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, यानी एन के इजिकल टू लैम्डा के आई अपॉन थीटा के। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि लैम्डा के आई थीटा के क्या है? प्रथम क्षेत्र में रोजगार है। क्या है? प्रथम क्षेत्र में रोजगार। नेक्स्ट देखिए N1 इजिकल टू क्या होगा? लैम्डा 1 आई अपॉन थीटा 1। ये क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र में रोजगार। क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र में रोजगार। नेक्स्ट N2 इजिकल टू क्या होगा? लैम्डा 2 आई अपॉन थीटा 2। ये तृतीय क्षेत्र का रोजगार है। तृतीय क्षेत्र में रोजगार। अगर N3 इजिकल टू लैम्डा 3 आई अपॉन थीटा 3 हो तो ये क्या हो गया?
चतुर्थ क्षेत्र में रोजगार। अब देखिए, मैंने आपके समक्ष ये चारों ही क्लियर कर दिए हैं, लेकिन आप इन्हें इस तरह से भी लिख सकते हैं, वह भी आपको मैं बता दूं। जैसे मैंने इन चारों को लिखा है, आप चाहें तो n1 = λ1 I/θ1। इसके बाद ये 2 कर दीजिए, ये 2 कर दीजिए और ये भी 2 कर दीजिए। नेक्स्ट n3 = λ3 I/θ3। और इस तरह से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए, अतः समीकरण 1 का प्रयोग करते हुए समीकरण के सरल योग समीकरण 3 में चारों क्षेत्रों में विनियोग के बंटवारे यानी ब्रेकअप को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के प्रत्येक क्षेत्र में कुल विनियोग गुणनफल होता है या गुणनफल होगा, अतिरिक्त रोजगार एवं शुद्ध विनियोग प्रति इकाई समाहित रोजगार के। अब देखिए, समीकरण 3 क्या बताता है? समीकरण 3 क्या है? यानी n के थीटा के प्लस n1 θ1 प्लस n2 θ2 प्लस n3 θ3 इजिकल टू क्या होगा? आई, आप देखिए ब्रैकेट में, लैम्डा के प्लस λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, जो समीकरण 1 के प्रयोग से I के बराबर होता है। जहां क्या है? देखिए, सिग्मा ni थीटा आई, जहां सिग्मा ni थीटा आई प्रत्येक क्षेत्र I में विनियोग की मात्रा है। अब देखिए, प्रत्येक क्षेत्र I में राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि yi है। अतः समीकरण 4 के समुच्चय से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में शुद्ध विनियोग की उत्पादकता बराबर होगी राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि के। उस विशिष्ट क्षेत्र में किए जा रहे विनियोग की मात्रा से भाग देकर प्राप्त राशि द्वारा समीकरण 4 में क्या होगा? समीकरण 4 में समीकरणों के समुच्चय का सरल योग राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली राष्ट्रीय या वृद्धि के रूप में प्रकट करता है, जो तत्संबंधित क्षेत्रीय उत्पादकता गुणांक एवं विनियोग के क्षेत्रीय विनियोग के गुणनफल द्वारा सूचित होता है। अब देखिए, चूंकि क्या होगा? इसे हटा लेता हूं। चूंकि बीटा आई
इजिकल टू वाई आई अपॉन थीटा आई एन आई, अतः क्या हो जाएगा, अतः वाई आई इजिकल टू थीटा 1 एन आई बीटा आई, प्रत्येक क्या है, प्रत्येक आई हेतु क्या होगा, प्रत्येक आई हेतु अतः, अब देखिए अतः अतः y के प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 इजिकल टू बीटा के थीटा के एन के प्लस बीटा 1 थीटा 1 एन 1 प्लस बीटा 2 थीटा 2 एन 2 प्लस बीटा 3 थीटा 3 एन 3, यह होगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, उपर्युक्त से प्रोफेसर महालानोविच के मॉडल में आय वृद्धि के निर्धारक के रूप में बीटा की महत्ता प्रकट होती है। यदि विनियोग की क्षेत्रीय प्रवृत्ति अर्थात लैम्डा आई प्रत्येक आई के लिए अपरिवर्तित रहे, जब बीटा के उच्च या निम्न मूल्य क्रमशः राष्ट्रीय आय के मूल्य में होने वाली वृद्धि या कमी से संबंधित होंगे। इसके बाद क्या होगा, अब देखिए इक्वेशन 4 को, यानी समीकरण 4, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या है, देखिए इक्वेशन 4 है बीटा के इजिकल टू वाई के अपॉन थीटा के एन के। इसी तरह से बीटा 1 को देख लीजिए, बीटा 1 इजिकल टू क्या होगा, वाई 1 अपॉन थीटा 1 एन 1। नेक्स्ट बीटा 2 इजिकल टू क्या होगा, वाई 2 अपॉन थीटा 2 एन 2। बीटा 3 को अगर निकालें तो क्या होगा, बीटा 3 इजिकल टू क्या होगा, वाई 3 अपॉन थीटा 3 एन 3। अब देखिए बीटा के इजिकल टू वाई के अपॉन थीटा के एन के, ये क्या है, प्रथम क्षेत्र में आय में वृद्धि है। यानी क्या है, यहां देख लें, ये आय में वृद्धि कौन से में है, प्रथम क्षेत्र में। किस में, प्रथम क्षेत्र में। सेकंड द्वितीय क्षेत्र में, बीटा 2 तृतीय क्षेत्र में, बीटा 3 चतुर्थ क्षेत्र में। मतलब चारों क्षेत्रों में आय में वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। अंतिम समीकरण 5 जो है वह क्या कहता है,
चलिए अब देखिए अंतिम समीकरण 5 को भी निकाल लेते हैं, और ये मैंने आपके समक्ष समीकरण निकाल दिए। 5वां समीकरण है वह क्या है, हम उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो समीकरण यानी इक्वेशन 5, इसे देख लेते हैं क्या है। इक्वेशन 5 है y के इजिकल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 इजिकल टू y, या हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि y इजिकल टू y के प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3, इस तरह से भी निकाल लेंगे। यह समीकरण शुद्ध आय की क्षेत्रीय संरचना को प्रदर्शित करता है, जिसे द्वितीय योजना अवधि में सृजित करने की योजना बनाई गई थी। इस मॉडल में इसे स्थिर लिया गया है। मॉडल में आय वृद्धि की दर यानी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम मुख्य उद्देश्य है, न कि आय की क्षेत्रीय वृद्धि। YIS वास्तव में 4 क्षेत्रीय मॉडल का निर्माण 2 लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया गया। पहला, आय में वृद्धि की दर, जिसे एक निश्चित समय अवधि में संभव बनाना था। दूसरा, रोजगार में वृद्धि जो इसी निश्चित समय अवधि में की जानी थी। महालानोविस के मॉडल से ज्ञात होता है कि इस मॉडल में क्रियात्मक चर विनियोगों के वह अनुपात या अंश हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को आवंटित किए जाते हैं। एक बार जब विनियोगों के इन अनुपातों को हम निश्चित कर लेते हैं, तब विभिन्न क्षेत्रों में आय में होने वाली वृद्धि स्वचालित रूप से निर्धारित हो जाती है। अब देखिए इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए यानी क्रिटिकल इवैल्यूएशन को देखते हैं। तो देखिए इसकी का जो आलोचनात्मक हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें क्या रिजल्ट आता है ये देखते हैं। महालानोविस ने यह माना कि प्राचल बीटा तथा थीटा एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। यह एक विरोधाभास की दशा है। यह माना गया है कि सीमांत गुणांक इजिकल टू औसत गुणांक, अतः परिभाषा क्या है, बीटा क्या होगी, बीटा इजिकल टू y अपॉन आई, तथा क्या होगी, थीटा इजिकल टू आई अपॉन एल से क्या कर दें, से थीटा इजिकल टू वाई अपॉन एल को बराबर या जो बराबर होता है औसत मजदूरी दर यानी धन प्लस प्रति श्रमिक अतिरेक मूल्य के। स्पष्टतः थीटा निर्भर करता है बीटा पर। इस प्रकार मॉडल में मजदूरी दरों से संबंधित विचार अनुपस्थित हैं
जो विनियोग मॉडल के विनियोग में समुचित महत्व रखते हैं। महालानोविच ने विनियोग के दीर्घ समय अवधि अंतरालों की भी उपेक्षा की तथा उस समय की भी जिस पर आय बढ़ती है, अतः समीकरणों की प्रणाली स्थैतिक है, क्योंकि यह आवश्यकता से समय को समाहित नहीं करती है। महालानोविच के मॉडल में विनियोग कोशों को एक रूप यानी होमोजीनियस माना गया है, जबकि वास्तव में विनियोग संसाधन न केवल अपनी सीमांत उत्पादकताओं में भिन्नता रखते हैं, बल्कि इनका आवंटन भी अलग अलग होता है। इससे मूल्यांकन की समस्या सामने आती है। यहाँ विनियोग की मद संरचना को महत्ता दी गई है, न कि समरूप विनियोग कोष को। दूसरी तरफ मान्यता में यह निहित है कि विद्यमान पूंजी स्टॉक उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र व विनियोग क्षेत्रों के मध्य मनमाने या स्वैच्छिक ढंग से विवर्तित किया जा सकता है। अब मैं आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी समझ में महालानोविच का द्विक्षेत्रीय मॉडल और चार क्षेत्रीय मॉडल दोनों ही समझ में आएंगे। मेरे जो नोट्स हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स मिलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, मैं आपके कमेंटों का इंतज़ार करूँगा। अगर आपकी समझ में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट लिखें। कमेंट लिखने का पर्पज़ होगा कि आपने मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहयोग दिया है। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तत्पर तैयार हूँ। इसके साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबाएं। धन्यवाद।